आज बहुत ही मैं कहूँ हम सब के लिए बड़ा खुशी का दिन है, और विशेषकर मेरे लिए और आदरणीय गणेश जोशी जी के लिए कि जिस परिवेश में हम सब लोग पैदा हुए बड़े हुए, हमारे परिवार के बहुत सारे लोग आज भाजपा परिवार में शामिल हो रहे हैं। हमारे बहुत सैनिक हैं, सारे सैन्य अधिकारी हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको बहुत विस्तार से सुना, सैनिक कल्याण मंत्री के नाते और भी बहुत सारे विभाग जो उत्तराखंड सरकार के देखते हैं, आप सबके बीच में लगातार सक्रियता से काम करते हैं। आदरणीय गणेश जोशी जी इस लोकसभा क्षेत्र टिहरी, जिसकी 14 विधानसभाएं हैं, और उसमें पूरे संयोजक के नाते, प्रभारी के नाते कोऑर्डिनेशन करने का काम जिनके जिम्मे है, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ राज्य मंत्री भी हैं आदरणीय विनय रोहिला जी, लोकसभा के प्रभारी, विधानसभा प्रभारी बहन कमली भट्ट जी, और जिनका हम लोग हमेशा बहुत ही शानदार और जोश भरा उद्बोधन हमेशा सुनते हैं, हमारे मेजर जनरल समी सवरवाल जी, कर्नल रघुवीर सिंह भंडारी जी, प्रदेश संयोजक सैनिक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी, नेहा जोशी जी जो आप सबके बीच में लगातार सक्रियता से काम करती है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और देश के अनेक राज्यों में भी अपनी सेवाएं देती हैं, प्रदीप रावत जी, ज्योति कोटिया बहन जी, राकेश रावत जी, सभी हमारे मंडल अध्यक्ष, संध्या थापा जी, सुरेंद्र राणा जी, डॉक्टर बबीता जी, आज के कार्यक्रम के संयोजक श्री पूनम नौटियाल जी, आर एस परिहार जी, चौहान जी, अनुज कौशल जी, और सभी हमारे आज शामिल होने वाले सभी हमारे सैन्य अधिकारीगण, उनके पारिवारिक जन, और इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी मातृशक्ति, उपस्थित मेरे सभी नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का अपनी ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आप सबका जो जोश यहाँ पर मैं देख रहा हूं, मुझे बताया गया है कि 2 बजे से बहुत सारे लोग यहाँ पर आ गए थे, और मैं भी आज प्रातःकाल से 8 बजे से लगातार कई स्थानों पर होकर आप सबके बीच में पहुंचा हूं। मुझे यह अंदाजा था कि 5:30 बजे के आसपास का कार्यक्रम है, तो 10 मिनट मैं उस कार्यक्रम के अनुसार 10 मिनट की देरी से पहुंचा। लेकिन जो आज हमारे सैन्य अधिकारी लोग, सैनिक लोग शामिल हुए हैं, आप सब लोगों से मैंने एक ही चीज सीखी कि अनुशासन और टाइम पर पहुंचना। तो जोशी जी मेरे को कह रहे थे कि नहीं आज आप बहुत लेट हो गए। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरी आदत है, मैं अभी नेहा एक कार्यक्रम में और थी मेरे साथ, दूसरे वाले में रोहिला जी भी थे वहां, तो मैंने कहा था कि 1.5 घंटे बाद फिर से मैं दोबारा आप सबके बीच में आ जाऊंगा। लगभग 3 साढ़े 3 बजे वहां से हम लोग निकले थे, तो ठीक है, कार्यक्रम और था मेरा ऋषिकेश में, मैं वहां से होकर आप सबके बीच में। और ये जो कार्यक्रम आज हो रहा है, ये कार्यक्रम कायदे से जो कार्यक्रम के अनुसार जो तय थी इसकी तिथि, वो कल 6 अप्रैल को होना था, क्योंकि 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के लिए, हर एक पदाधिकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। आप सब जानते हैं क्या दिन है ये? भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस, क्या कहते हैं, रेजिंग डे। तो कल ये कार्यक्रम होना था, लेकिन मेरी जोशी जी से बात हुई, उन्होंने पहले कार्यक्रम मेरा 6 तारीख का ही तय किया हुआ था। मैंने ही आपसे अनुरोध किया कि मैं 6 तारीख को रह नहीं सकता हूं, और ऐसा अवसर जिसमें हमारी पूरी फौज की क्रीम
वो भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रही हो, उससे मैं अपने आप को कैसे अलग रख सकता हूं। ये मेरे लिए भी बहुत ऐसे पल हैं, उनसे मैं स्वयं को अलग नहीं कर सकता। इसलिए मेरे अनुरोध पे कार्यक्रम इन्होंने एक दिन पूर्व संध्या पर राज्य हमारे भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस के एक दिन पहले ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा। मैं इनका भी आभारी हूँ और आप सब लोगों का भी। और मैं देख रहा हूँ, जैसा गणेश जोशी जी ने कहा कि इस कार्यक्रम में मैं बहुत सारे चेहरों को जानता हूँ। बहुत सारे लोग जो पार्टी के समय समय पर काम करते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में बहुत उन्होंने विशेषताएं प्राप्त की हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, अनेक काम किया है, अपने जीवन को साधने का काम किया है। ऐसे लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। और ये जरूर है कि जितने भी लोग हैं उनको मैं एक बात कहकर संबोधित कर सकता हूं कि ये सारी की सारी क्रीम कह सकता हूं मैं कि ये हमारी इस विधानसभा की, देहरादून की जो क्रीम है, वो क्रीम यहां पर मौजूद है। तो मैं आप सबके समक्ष बहुत ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि अभी मैं मेजर जनरल सभरवाल साहब को सुन रहा था, गणेश जोशी जी ने बहुत विस्तार से सब बातें बोल दी हैं, राज्य सरकार की भी बोल दी हैं, केंद्र सरकार की भी बोल दी हैं और पार्टी की भी बोल दी है। और इतना बोलने के बाद मैं समझता हूं कुछ बोलने के लिए बचता ही नहीं है, सारी चीजें जो है उसमें आ गई हैं। मैं केवल आपसे एक बात कहना चाहता हूं, देखिए इस बार पहली बार देश की आजादी के बाद पहला चुनाव, ऐसा चुनाव हो रहा है जिस चुनाव में कोई ये प्रश्न भी खड़ा नहीं कर रहा है कि सरकार किसकी बनने वाली है। पूरे देश में आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाइए, अटक से लेकर कटक तक चले जाइए, उत्तर से पूरब तक, पूरब से पश्चिम तक, कहीं जाइए, कोई ये नहीं कहेगा कि सरकार किसकी बनने वाली है। तो आप पूछेंगे तो किसकी बनने वाली है, सारे लोग कहेंगे मोदी जी की सरकार बनने वाली है। यही कह रहे ना, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह तो नहीं है किसी के मन में, सबको। और ये हमारे राज्य में नहीं, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, बिहार चले जाइए, साउथ में भी इस बार जहां भारतीय जनता पार्टी की कम सीटें आती थी, वहां भी अगर आप जाएंगे तो वहां के लोग भी कह रहे हैं कि इस बार सरकार एनडीए की बनने वाली है, मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। अब केवल चर्चा जानते किस बात की हो रही है कि भाई सीटें कितनी आएंगी। मोदी जी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, तो 400 से कितनी ज्यादा सीटें आने वाली हैं, इस बात की चर्चा हो रही है। और देहरादून में मैं पूरे उत्तराखंड में आज कम से कम 50 स्थानों पर अभी तक जा चुका हूं पिछले 4 महीनों में। 50 स्थानों पर बड़ी बड़ी सभाएं हो गई हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो गई हैं, 50,000 से 1 लाख तक के लोगों के बीच में, और विशेषकर से हमारी महिलाओं के बीच में बहुत बड़े बड़े मातृशक्ति के उत्सव हमने किए हैं। चाहे देहरादून हो, हरिद्वार हो, चाहे सीमांत क्षेत्र हमारा चमोली हो, पिथौरागढ़ हो, बागेश्वर हो, चंपावत हो, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, अनेक स्थानों पर, हर जगह पर लोगों का जो रुझान है, लोगों का जो जोश और जुनून है, कहीं कोई संदेह नहीं है कि पांचों की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड की जनता जिताकर भेज रही है। अब यहां भी क्या हो रहा है, अब हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 5 सीटें तो 2014 में भी जीते थे, 2019 में भी जीते थे, तो 14 में जितने मत मिले थे उससे ज्यादा 19 में मिले हैं। तो 19 में जितने मत मिले हैं उससे ज्यादा 24 में मिलने चाहिए, ये लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। और लक्ष्य रखा है कि 5-5 लाख वोटों से हर सीट यहां से जिताकर भेजनी है। अब कंपटीशन जानते हैं क्या है, जैसे जोशी जी का तो अभी यहां पर एक कंपटीशन है, वैसे तो मंत्री हैं पूरे प्रदेश के, लेकिन अब इनका कंपटीशन यह है कि मसूरी विधानसभा जितने वोट पड़े उसमें से
सर्वाधिक वोटों का परसेंटेज मसूरी विधानसभा में रहना चाहिए। और विनय रोहेला जी लोकसभा के प्रभारी हैं, तो इनके लिए लक्ष्य यह है, इनकी चुनौती है कि 5 लोकसभा क्षेत्रों में टिहरी लोकसभा सबसे ज्यादा मतों से जीतनी चाहिए। तो हमारे सामने भी, जो हम इस क्षेत्र के रहने वाले, हमारी विधानसभा, हमारा मोहल्ला, हम जिस बूथ पर रहते हैं, उस बूथ से पिछली बार से ज्यादा मत पड़ने चाहिए। और जब समस्या क्या है, अब जब हमारे सामने कोई चुनौती नहीं होती है, चुनौती है नहीं, क्योंकि आपके पास कोई कांग्रेस वाला वोट मांगने नहीं आया होगा। आया है कहीं? कोई आ ही नहीं रहा है। और आज 5 तारीख हो गई खत्म। अब केवल और केवल 12 दिन बच गए चुनाव के, क्योंकि 17 तारीख तक ही चुनाव प्रचार होगा, 19 तारीख को मतदान होने वाला है। तो जब हमारे सामने चुनौती नहीं होती है, हमारे सैनिक लोग तो समझते हैं कि जब चुनौती नहीं है तो और बड़ी चुनौती है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता कई बार सोच रहे होंगे कि उनके सामने भी जब चुनौती होती है तो वो जोर शोर से काम करते हैं। तो इस बार आपकी चुनौती किसी और से नहीं है, आपकी चुनौती अपने आप से है, क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने 2019 में बहुत ज्यादा मतों से विजयी बनाया था इस क्षेत्र से। तो इस बार आपको अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है। तो उसके लिए हमको बहुत सचेत होने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा लोगों के बीच में एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। कि नहीं तो क्या है, कई बार क्या होता है, एक बार एक राजा ने कहा कि भंडारा करेंगे। क्या करेंगे? भंडारा करेंगे, और खीर बनाएंगे, दूध वाला हलवा बनाएंगे। एक बड़ा सा टब रख दिया, कहा सब लोग अपने अपने घरों से एक एक लोटा सब दूध लेकर आएंगे। एक के मन में आया कि अरे सब तो दूध डालने वाले, मैं पानी डालता हूं। दूसरे के बहन जी के मन में आ गया कि अरे सब तो वोट देने वाले हैं, अब क्या अगर मैं एक वोट नहीं भी दूंगी तो क्या होगा? सभी दे रहे हैं, सभी कह रहे हैं मोदी जी बनने वाले हैं, यहां से रानी जी जीतने वाली हैं, एक तरफा समर्थन होने वाला है। तो वैसे ही सब लोग आए और पूरे सवेरे सवेरे सबने जो है, क्योंकि कोई देख तो नहीं रहा था, उसमें वो जो तिरपाल जैसी लगी थी, वो तिरपाल उठा रहे थे और पानी डाल दे रहे थे। हर किसी के मन में ये आ गया कि अब तो सभी ने दूध डाला होगा, एक लोटा पानी चला जाएगा तो क्या होगा। अब दिन में जब खीर बनाने की बारी आई, उसको खोल के देखा तो उसमें दूध तो था ही नहीं, पानी पानी था। तो ऐसी स्थिति से हम सब लोगों को बचना है। मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं, क्योंकि ये चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव भी है, क्योंकि इस चुनाव को जीतते ही भारत तीसरे टर्म में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने वाला है। भारत दुनिया का विकसित भारत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने वाला है। मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार को मिटाना है, तुष्टीकरण को समाप्त करना है, जितनी प्रकार की गड़बड़ियां हैं उनको सबको समाप्त करना है, पारदर्शिता लानी है। और दूसरी तरफ जो एक गठबंधन बनाकर लोग काम कर रहे हैं, एक अलायंस बनाकर काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार को बचाना है, भ्रष्टाचारियों को बचाना है, मोदी जी को मिटाना है, मोदी जी को समाप्त कर देना है। इस प्रकार से पूरे देश के अंदर माहौल पैदा करने में, हालांकि आज उनके गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज गठबंधन मोदी जी का और जनता का हो चुका है, और वो भी मजबूत गठबंधन है। उस गठबंधन के बीच में कोई आ ही नहीं सकता। देश की जनता ने ठान लिया है मोदी जी को बनाना है, लेकिन उसमें हमको भी अपना योगदान देना है। जो 400 पार का नारा जो मोदी जी ने दिया है, वो नारा केवल नारा नहीं है, वो हमारे भविष्य का विकसित भारत का एक चाबी है, विकसित भारत की कुंजी है, और उस कुंजी को संभाल कर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग जिस उत्साह से, जिस उमंग से, जिस जागरूकता से यहाँ पर आप पधारे हैं, आए हैं, आप सब लोग आज से लेकर 12-13 दिन कुछ न कुछ समय निकालकर एक संकल्प लेकर कि नहीं, हम उत्तराखंड से बहुत बड़े मार्जिन से 500 सीटें यहां से जिताकर भेजेंगे। आसपास इधर उधर जहां भी हमारे नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, हर किसी को बताएंगे
कि मोदी जी का हमारे सैनिकों के साथ किस प्रकार का लगाव है। उनके बनने के बाद सैनिकों के लिए क्या क्या काम हुए हैं, 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, अभी गैलेंट्री अवार्ड की बातें कर रहे थे, सैनिक वीरांगनाओं की बातें कर रहे थे जोशी जी, सैन्य धाम की बातें कर रहे थे, सेना को किस प्रकार से उपकरण है, किस प्रकार से उनके बूट से लेकर उनकी वर्दी तक किस प्रकार से उनको जूझना पड़ता था। और मोदी जी के बनने के बाद जो सियाचिन में -डिग्री में तापमान पर काम करने वाले हमारे सैनिक हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, मैं छोटा था, मैं देखता था कि कई लोगों को वहां पर बर्फ में इतनी ऊंचाई पर रहने, इतने माइनस तापमान में काम करने के कारण से उनके कुछ पैरों के, हाथों के अंग तक काटने पड़ते थे। वो कौन सी बीमारी लग जाती थी? जॉनसन। तो उस प्रकार की बीमारी लग जाया करती थी। और ये केवल और केवल इसलिए होता था कि जो सैनिकों का हमारा हक था, जो उनके हिस्से में अच्छी वर्दी आनी चाहिए, अच्छे जैकेट आने चाहिए, अच्छे उपकरण आने चाहिए, अच्छे बूट आने चाहिए, ये इनकी जो है मजबूत इच्छा शक्ति न होने के कारण से, देश हित पहले न होने के कारण से ये लंबे लंबे सालों तक रुके रहे। उसके कारण से हमारे सैनिकों को उसका लाभ नहीं मिल पाया, उनका मनोबल हमेशा गिरता था। अभी जोशी जी कह रहे थे पहले की सरकारों में क्या होता था, सेना में जो लोग हमारी सीमाओं की रक्षा करते थे, उनके पास कोई गोली आती थी बाहर से तो कहते थे नहीं, गोली का जवाब नहीं देना है जी साहब, गोली का जवाब देने के लिए आपका जो सीओ होते थे, जो कंपनी कमांडर, वो भेजेंगे कहां, ब्रिगेड में, ब्रिगेड वाले भेजेंगे कहां, सब एरिया में, सब एरिया वाले भेजेंगे कहां, आर्मी हेडक्वार्टर को या वेस्टर्न कमांड को, ईस्टर्न कमांड को, जो भी कमांड होगी, और उसके बाद मंत्रालय में आएगा। और इसमें 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लग जाता था और सैनिक हमारे शहीद हो जाते थे और हम भी जो है आगे के काम में बढ़ जाते थे। भाइयों बहनों, इस व्यवस्था को बदलने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, क्योंकि उन्होंने देश के साथ अपने को देश प्रथम रखा है, देश की सीमाएं प्रथम रखी हैं, देश की सुरक्षा प्रथम रखी है। उन्होंने तय किया कि अब अगर कोई भी गोली आएगी तो गोली का जवाब देने के लिए कोई आदेश नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि जो जवान जिसके सामने गोली आएगी उसको ये छूट है कि वो गोली का जवाब गोलों से देने का काम करेगा। सेना हमारा ये काम करती है। इस प्रकार से सब व्यवस्था को बदलने का काम किया है। उत्तराखंड की धरती से जो मोदी जी का लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे को आज 2 लाख करोड़ की योजनाएं यहाँ मिल गई हैं। अभी तक हमारे यहाँ ऑल वेदर 4 धाम रोडें बन रही हैं, रोप वे के काम हो रहे हैं, रेलवे के काम हो रहे हैं। आप सब लोग यहाँ से हवाई यात्रा करते होंगे। आप देखिए कुछ सालों पहले हमारा देहरादून का एयरपोर्ट कैसा होता था और आज देखिए वो किस प्रकार का एयरपोर्ट बन गया। बड़े बड़े राजधानियों में, देश की राजधानियों में इस प्रकार के एयरपोर्ट नहीं है जिस प्रकार का एयरपोर्ट हमारा बन गया। रेलवे में किस प्रकार से आज हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। देहरादून से आज आप लखनऊ जाने के लिए आपको वंदे भारत एक्सप्रेस है, आपको दिल्ली जाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस है। आज देहरादून से देश के प्रमुख शहरों के लिए, हर शहर के लिए आपको हवाई सेवा उपलब्ध है। आने वाले समय में हमको और भी आसान होने वाला है। देहरादून दिल्ली जो एलिवेटेड रोड बन रहा है, कुछ ही घंटों में हम जो है दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। मैं तो थोड़ा चिंतित हूं, ये मेरे लिए चुनौती हो रही है कि आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में, 25 सालों में ये देहरादून में इतनी ज्यादा आबादी आने वाली है, इतने ज्यादा लोग आने वाले हैं कि उनके लिए कैसे पार्किंग की व्यवस्था होगी, कैसे उनके लिए आवास की व्यवस्था होगी, कैसे उनके आवागमन सुनिश्चित होगा, यातायात कैसे सुरक्षित होगा, कैसे हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहेगा। मैं आजकल इस व्यवस्था में लगा हूं कि अगले 25 सालों के लिए उत्तराखंड की व्यवस्था कैसे सुव्यवस्थित होगी, कैसे जो है हमारा सारा जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से मैनेज रहेगा। इस प्रकार से एक चुनौती हमारे सामने है, क्योंकि इतनी तेजी से आज डेवलपमेंट हो रहा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट किया था और उस समिट के कारण से जहां 3,54,000 करोड़ के हमने निवेशकों के साथ निवेश के करार किए, एमओयू किए, वहीं 81,000 करोड़ की आज ग्राउंडिंग भी उस पर शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा देहरादून पूरी तरह से क्लीन हुआ। पहले के देहरादून में और अब के देहरादून में आपको अंतर साफ दिखाई दे रहा होगा। बहुत समय से लोग कहते थे स्मार्ट सिटी में काम नहीं हुआ, स्मार्ट सिटी में कमी रह गई, उसको भी काफी सुव्यवस्थित करने का काम, ये हमारे सामने एक अवसर आया था। इस अवसर का हमने सोचा कि पूरी तरह से सदुपयोग करें और हमारे नौजवान भाइयों को, हमारे बच्चों को, सबको यहाँ पर रोजगार मिले, उसके लिए भी हमने काम किया है। बहुत सारे काम किए हैं। नकल का कानून हम लेकर आए हैं, यूसीसी हमको
उत्तराखंड को, और एक केवल मेरे को नहीं, गणेश जोशी जी को नहीं, पूरे उत्तराखंड के लोगों को ये गौरव प्राप्त हो गया कि देश की आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य बन गया जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति महोदया की भी उसमें हमको जो है हमको स्वीकृति मिल रही है। इतना ही नहीं, दंगा रोकने के लिए आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में एक अचानक दंगा होने लगा, आगजनी होने लगी, पूरा सुनियोजित तरीके से हमला कर दिया पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, महिला पुलिस कर्मियों पर, पत्रकारों पर। तो भाइयों बहनों, हमने तय किया कि उन दंगा करने वालों का जो हाल हुआ वो तो आपने देखा ही, एक एक को जेल की सलाखों के पीछे भेजा, लेकिन भविष्य में भी कभी आगे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, कोई यहां दंगा करने की हिम्मत न करे, सोचे भी नहीं कि दंगा करना है, आगजनी करना है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना है। हम दंगा निरोधी कानून भी यहां लेकर आ गए। अब अगर कोई दंगा करेगा, कोई आगजनी करेगा, कोई सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगाई से सुनिश्चित होगी भाई, एक एक पाई उसी से वसूली जाएगी। ऐसे बहुत सारे काम हमने किया। देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे हमने अतिक्रमण हटाने का काम किया। 4000 से भी ज्यादा एकड़ जमीन आज अतिक्रमण से हमने मुक्त करवा दी है। धर्मांतरण प्रदेश के अंदर न हो, देवभूमि है पूरे। आप सब लोग देखिए, कहीं भी जाएं, आप किसी व्यवसाय में काम करते हैं, सेना में काम करते हैं, किसी अर्धसैनिक बलों में काम करते हैं, या किसी दुकान चलाते हैं, या कोई